जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भगत सिंह पत्र व दस्तावेज के भाग 19 में आपने 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद फेंके पर्चे देखे। आज बात करेंगे उस ऐतिहासिक बयान की जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली बम केस में 6 जून 1929 को दिल्ली की सेशन अदालत में दिया था। यह बयान इतना विस्फोटक था कि सेशन जज मिडल्टन ने इसके कई हिस्सों को अदालत की कार्रवाई में दर्ज करने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन देश के अनेक अखबारों में यह बयान पूरे का पूरा छपा था। जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे 1 जुलाई 1929 को कांग्रेस के बुलेटिन में छाप दिया था, जिस पर गांधी जी बहुत नाराज हुए थे। 13 जुलाई 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को पत्र लिखकर इस बयान को कांग्रेस के बुलेटिन में छापने पर खेद जताया था, पर साथ ही अपनी सफाई देते हुए कहा था कि कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं में भगत सिंह के इस बयान को लेकर अत्यंत उत्सुकता देखते हुए मैंने सोचा कि इसके मुख्य अंश कांग्रेस के बुलेटिन में छापने चाहिए। यह बयान इतना अद्भुत था कि एक एक अंश करते करते लगभग सारे का सारा बयान ही छप गया। दोस्तों, नेशनल आर्काइव्स के ऑफिशियल पोर्टल अभिलेखपटल.in पर यह ओरिजिनल बयान आप स्वयं पढ़ सकते हैं। मेरे पीछे स्क्रीन पर देखिए, हमने अभिलेख पटल का पोर्टल खोल रखा है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के पास भगत सिंह के दोनों मुकदमों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज फाइल्स हैं। असेंबली बम केस से रिलेटेड फाइल्स आप वहां देख सकते हैं। नेशनल आर्काइव्स ने उनको डिजिटाइज्ड करके दोनों मुकदमों की फाइल्स को अपने ऑफिशियल पोर्टल अभिलेख पटल पर डाल रखा है। मैं यहां ओरिजिनल बयान भी दिखाऊंगा और फिर उस बयान के मुख्य अंश आपको सुनाऊंगा। आप कैसे देख सकते हैं? अभिलेख, ये देखिए, अभिलेख-पटल.in पर अपने आप को रजिस्टर करें एज यूजर, अपना अकाउंट क्रिएट करें, कोई पैसे नहीं लगते। उसके बाद लॉगिन करें। मैंने लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद वो कौन सी फाइल कहां जाकर ढूंढें वो मैं आपको बता देता हूं। एडवांस सर्च पर क्लिक करिए और यहां इस बॉक्स में लिखिए असेंबली बॉम्ब केस। खाली ASSEMBLY स्पेस BOMB इतना भर मैंने लिखा है। वो फाइल सामने आ गई हैं। यहां टोटल देखेंगे ये 6 फाइल्स हैं। मैं वॉल्यूम 2 में जा रहा हूं। वॉल्यूम 2 बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। इसमें देखिए, ये मैं इसको ऐड कर देता हूं। सर्च पे क्लिक करता हूं तो सामने ये फाइल आ गई। अब मैं यहां क्लिक करता हूं और इस विंडो में फाइल आ जाएगी। इसको फुल व्यू करना है। फुल व्यू स्क्रीन पे क्लिक किया, सामने फाइल खुल गई और आप देखिए इस पे सामने ये पीडीएफ का पेज 105 खुला है। आप जब खोलेंगे तो पेज 1 ही खुलेगा, पर मैं चूंकि पहले इसको खोल चुका था, दोबारा से आपको समझाने के लिए मैंने इसको फाइल को सर्च किया तो जिस पेज पर मैं पहले था उसी पेज के साथ ये खुल गई है। पेज 105 के ऊपर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का वो ऐतिहासिक बयान है। इन द कोर्ट ऑफ द सेशन जज दिल्ली, क्राउन वर्सेस भगत सिंह एंड BK दत्त। और यह बयान शुरू होता है सीरियल नंबर 1 यहां से। द रिटन स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड भगत सिंह एंड BK दत्त। यह रिटन स्टेटमेंट थी। उन्होंने बोल के नहीं, वहां पे अदालत में खड़े होकर खुद बोला नहीं था। इनके वकील आसफ अली ने वो बयान पढ़ा था। और इस बयान में आप देखेंगे इसको, जैसा मैंने कहा कि कई इंपॉर्टेंट हिस्से जज ने रिकॉर्ड में लेने से मना कर दिया था। ये देखिएगा, ये निशानी है उसकी। ये यहां पे ये ब्रैकेट लगाई, इसके आगे इनिशियल किए। जज मिडल्टन के इनिशियल हैं। यहां इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक का हिस्सा काट दिया, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक का हिस्सा काट दिया, फिर इस ब्रैकेट से शुरू हुआ और ये कितना सारा यहां तक का हिस्सा काट दिया, रिकॉर्ड में नहीं लिया। और इसके आगे फिर से ये ब्रैकेट यहां शुरू हो गई और ये आगे यहां तक का हिस्सा ये काट दिया
और फिर इसके बाद फिर से ब्रैकेट शुरू हुई, यहां तक का हिस्सा फिर काट दिया, यहां से फिर काटा, यहां तक काट दिया और फिर शुरू हुआ और ये कटता गया यहां तक, नेक्स्ट पेज तक, और फिर आगे काटना शुरू किया, फिर ये यहां तक कट गया, ऐसे फिर ये काट दिया। और देखिए यहां पे मैं आपको एक आध एग्जांपल दिखा भी देता हूं कि ऐसा क्या कहा था बयान के उस अंश में या उन अंशों में जो काट दिए गए। तो देखिए यहां भगत सिंह क्या कह रहे हैं, अनलाइक द मर्सनरी सोल्जर्स ऑफ इंपीरियलिस्ट आर्मीज हु आर डिसिप्लिन्ड टू किल विदाउट कंपंक्शन। भगत सिंह कहते हैं कि साम्राज्यवादी सेनाओं के भाड़े के उन सैनिकों के जैसे नहीं हैं हम, जिन्हें निर्दोष लोगों की हत्या करना ही सिखाया जाता है। तो साम्राज्यवादी सरकार का वो जज अपने ऊपर इस आरोप को नहीं ले सकता था, इसलिए रिकॉर्ड से ही काट दिया कि भगत सिंह ने ऐसा बोला है। आगे भी देखेंगे आप, आगे भी देखेंगे, ये देखिए यहां देखिए फिर ये ब्रैकेट लगी है और यहां क्या लिखा था, क्या कहा था भगत सिंह ने जो काट दिया, एंड टू लेट द इंपीरियलिस्ट एक्सप्लॉइटर्स नो दैट बाय क्रशिंग इंडिविजुअल्स दे कैन नॉट किल आइडियाज। ऐ साम्राज्यवादी शक्तियों, जान लो इस बात को कि कुछ इंडिविजुअल्स को मार के तुम विचार को नहीं मार सकते, विचार की हत्या नहीं हो सकती, विचार जीवित रहेगा। जिस विचार, जिस आदर्श के लिए हम लड़ रहे हैं, तुम उस विचार की हत्या नहीं कर सकते, हमारी हत्या कर सकते हो, हमें फांसी दे सकते हो। और आगे क्या लिख रहे हैं उसके आगे, जिसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया, बाय क्रशिंग टू इनसिग्निफिकेंट यूनिट्स द नेशन कैन नॉट बी क्रश्ड। हम दो मामूली लोगों को क्रश कर देने से यह देश क्रश नहीं किया जा सकता। यह देश जीवित है, यह भारत, यहां हजारों भगत सिंह खड़े हो जाएंगे हम दो के मरने से। तो यह बात अंग्रेज नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया। तो ऐसे ही आप देखेंगे उनके बयान की बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, उनको रिकॉर्ड से काट दिया। यहां से यहां क्रांति का अर्थ समझा रहे थे भगत सिंह, काट दिया रिकॉर्ड से। ये देखिए पैरा 7 पे कहते हैं, असल में सेशन जज के यहां जाने से पहले हुआ यह था कि एक एफडी पूल नाम का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुआ करता था। यहां सेशन जज से पहले उसकी अदालत लगी थी जिसमें इन पर चार्जेस फ्रेम हुए थे। और एफडी पूल की अदालत में जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पेश होते थे तो इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ एंटर करते थे। एफडी पूल ने इनसे पूछा था कि व्हाट इज द मीनिंग बाय रिवॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग बाय इनकलाब। तो वहां इन्होंने आंसर नहीं दिया था, इन्होंने कहा था सही समय आने पर समझाएंगे। तो यहां अपने बयान में लिखा कि निचली अदालत में भगत सिंह से पूछा गया था इनकलाब का मतलब क्या है। आज समय आ गया, बताते हैं तुम्हें इनकलाब का मतलब क्या है। और वो मतलब यहां बताया था भगत सिंह ने, रिकॉर्ड से काट दिया, लेकिन वो आज अवेलेबल है हम सबके पास। क्या कहा था भगत सिंह ने, देख लीजिए एक बार। आई वुड से दैट revolution does not necessarily involve a sanguinary strife, nor is there any place in it for individual vendetta. It is not the cult of the bomb and the pistol. By revolution, we mean that the present order of things, which is based on manifest injustice, must change. और फिर उसके आगे डिटेल में बहुत सारी और बातें हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आप स्वयं जाके पढ़ सकते हैं। कहा कि इनकलाब का मतलब यह है, इनकलाब में खूनी संघर्ष हो ऐसा जरूरी नहीं है। इनकलाब पर्सनल वेंडेटा का नाम नहीं है। इनकलाब बम और पिस्तौल की संस्कृति नहीं है। इनकलाब का मतलब है कि घोर अन्याय पर आधारित ये वर्तमान व्यवस्था बदलनी चाहिए, और कैसे कैसे इसमें क्या खामियां और क्यों बदलनी चाहिए वो डिटेल आगे भगत सिंह ने अपनी इस स्टेटमेंट में बताई थी।
दोस्तों इसमें आप आखिर में देखेंगे, लास्ट में ये देखिए, ये पीडीएफ पेज 111 है जहां ये स्टेटमेंट कंप्लीट होती है। इसमें लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन, इसको भी काट रखा है। ये देखिए ब्रैकेट आखिर में लगी हुई है, ये पूरा आखिर का हिस्सा ये पूरा काट रखा है, ये काट रखा है। ये देखिएगा लास्ट पेज पे जो कहा भगत सिंह ने वो सब काट दिया। ये देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों के सिग्नेचर हैं इसके ऊपर। और ये जज मिडल्टन क्या लिख रहे हैं इसमें, रेड ओवर एंड एडमिटेड इन एविडेंस 6 जून 1929, ये वहां पढ़ा गया था बयान। और आगे का लास्ट ये सेंटेंस भी पढ़ लीजिए, उन्हीं के अपने हाथ का लिखा है, जज के हाथ का लिखा है, दिल्ली के सेशन जज हुआ करते थे। वर्ड्स एंड पैसेजेस मार्क्ड बाय ब्रैकेट्स इन माय इनिशियल्स have been expunged from the record by my order dated 9/6/1929, कि 9 जून 1929 को मेरे आदेश पर वो शब्द और वो पैसेजेस जो ब्रैकेट्स में हैं और जहां मेरे इनिशियल्स हैं वो इस मुकदमे की कार्रवाई से हटा दिए गए हैं, ये जिसने लिखा है। तो ये प्रमाण मैंने आपके सामने पेश किया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के उस ऐतिहासिक बयान का, कैसे उसके महत्वपूर्ण हिस्सों को अदालत की कार्रवाई से हटा दिया गया था। इस बयान के कुछ मुख्य हिस्से क्या थे वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, सुनाऊंगा, वहां आप पढ़ ही सकते हैं, फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको सुनाता हूं। भगत सिंह कहते हैं, हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम भी अपनी सफाई में कुछ शब्द कहें। हमारे कथित अपराध के संबंध में निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं। अभी हमने जब इसको स्टेटमेंट को, भगत सिंह के इस बयान को देखना शुरू किया था तो सबसे ऊपर सीरियल नंबर 1, 2 लिखे थे, ये वहां की बात हो रही है। नंबर 1, क्या वास्तव में असेंबली में बम फेंके गए थे? यदि हां तो क्यों? नंबर 2, नीचे की अदालत में हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वे सही हैं या गलत? पहले प्रश्न के पहले भाग के लिए हमारा उत्तर स्वीकारात्मक है, लेकिन तथाकथित चश्मदीद गवाहों ने इस मामले में जो गवाही दी है वह सरासर झूठ है। क्योंकि हम बम फेंकने से इनकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह बतला देना चाहते हैं कि सार्जेंट टेरी का यह कहना कि उन्होंने हम में से एक के पास से पिस्तौल बरामद की, वह एक सफेद झूठ मात्र है। क्योंकि जब हमने अपने आप को पुलिस के हाथों सौंपा तो हम में से किसी के पास पिस्तौल नहीं थी। जिन गवाहों ने कहा है कि उन्होंने हमें बम फेंकते देखा था, वे झूठ बोलते हैं। न्याय तथा निष्कपट व्यवहार को सर्वोपरि मानने वाले लोगों को इन झूठी बातों से सबक लेना चाहिए। दोस्तों, शोभा सिंह ने अपनी गवाही में कहा था कि उसने भगत सिंह को पहला बम फेंकते हुए और बटुकेश्वर दत्त को दूसरा बम फेंकते हुए देखा था। उनका यह बयान वास्तव में भरोसे के लायक नहीं था। इसी चैनल राष्ट्र वंदना बाई प्रदीप देसवाल पर प्लेलिस्ट में युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा ढूंढिएगा, वहां भाग 17 में शोभा सिंह के उस बयान का पोस्टमार्टम किया गया था, आप उसे देख सकते हैं। हम भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। और वैसे वहां नहीं देखना चाहते तो इसी फाइल में जो अभी खोल रखी थी ना, इसी फाइल में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो शोभा सिंह का बयान यहां मिल जाएगा आपको, यहां खुद भी पढ़ सकते हैं। सार्जेंट टेरी का बयान भी यहां आप खुद पढ़ सकते हैं। असल में भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले सभी 25 गवाहों के बयान, फिर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का बयान जो हम देख ही रहे हैं, और भगत सिंह के पक्ष में गवाही देने वाले 2 गवाहों, पंडित मदन मोहन मालवीय और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर हुआ करते थे डॉक्टर मंसूरी, उनके बयान भी यहां पे हैं। और उसके बाद इस मुकदमे का फैसला भी इसी वॉल्यूम 2 में आपको ये सारे मिल जाएंगे। खैर, जहां तक बात है सार्जेंट टेरी के बयान की, तो वह भी झूठ बोल रहा था, क्योंकि जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने आत्मसमर्पण किया तब पिस्तौल उनके पास नहीं था, बल्कि इससे पहले टेरी वहां पहुंचता उससे पहले वो इस पिस्तौल को सामने की सीट पर रख चुके थे। भगत सिंह के बयान का एक और अंश देखिए।
वे कहते हैं मानवता को प्यार करने में हम किसी से भी पीछे नहीं हैं। हमें किसी से व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है और हम प्राणी मात्र को हमेशा आदर की निगाह से देखते आए हैं। हम न तो बर्बरतापूर्ण उपद्रव करने वाले देश के कलंक हैं, जैसा कि सोशलिस्ट कहलाने वाले दीवान चमन लाल ने कहा है, और न ही हम पागल हैं, जैसा कि लाहौर के ट्रिब्यून तथा कुछ अन्य समाचार पत्रों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है। हम तो केवल अपने देश के इतिहास, उसकी मौजूदा परिस्थिति और अन्य मानवोचित आकांक्षाओं के मननशील विद्यार्थी होने का विनयपूर्वक दावा भर कर सकते हैं। हमें ढोंग तथा पाखंड से नफरत है। दोस्तों, 8 अप्रैल को बम फेंकने के बाद देश के सभी बड़े नेताओं और अखबारों ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की जमकर निंदा की थी, लेकिन जल्दी ही माहौल बदलने वाला था। जैसे जैसे देश की जनता इनसे जुड़ती चली गई, सबके सुर बदलने लगे थे, सिवाय गांधी जी के। भगत सिंह आगे कहते हैं अपने बयान में, जनता के प्रतिनिधियों ने कितनी ही बार राष्ट्रीय मांगों को सरकार के सामने रखा, परंतु उसने उन मांगों की सर्वथा अवहेलना करके हर बार उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दिया। सदन द्वारा पास किए गए गंभीर प्रस्तावों को भारत की तथाकथित पार्लियामेंट के सामने ही तिरस्कार पूर्वक पैरों तले रौंदा गया है। दमनकारी तथा निरंकुश कानूनों को समाप्त करने की मांग करने वाले प्रस्तावों को हमेशा अवज्ञा की दृष्टि से ही देखा गया है, और जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों ने सरकार के जिन कानूनों तथा प्रस्तावों को अवांछित, अवैधानिक बताकर रद्द कर दिया था, उन्हें केवल कलम हिलाकर ही सरकार ने लागू कर लिया है। दोस्तों, उन दिनों सेंट्रल असेंबली में यदि कोई ऐसा प्रस्ताव पास हो जाता था जो भारत के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा लाया गया था और अंग्रेज उसके विरुद्ध थे, तो वायसराय अपनी वीटो पावर से इसे निरस्त कर देते थे, और भारतीय नेताओं के विरोध के बाद भी राष्ट्र विरोधी प्रस्ताव पास कर दिए जाते थे। भगत सिंह अपने बयान में इस विषय को भी उठा रहे थे। वे कहते हैं, करोड़ों संघर्षरत भूखे मजदूरों को प्राथमिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। जिस किसी ने भी कमर तोड़ परिश्रम करने वाले मूक मेहनतकशों की हालत पर हमारी तरह सोचा है, वह शायद स्थिर मन से यह सब नहीं देख सकेगा। बलि के बकरों की भांति शोषकों, और सबसे बड़ी शोषक स्वयं सरकार है, शोषकों की बलिवेदी पर आए दिन होने वाली मजदूरों की इन मूक कुर्बानियों को देखकर जिस किसी का दिल रोता है, वह अपनी आत्मा की चीत्कार की उपेक्षा नहीं कर सकता। दोस्तों, जिस दिन भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, उसी दिन मजदूर विरोधी ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पास हुआ था। भगत सिंह अपने बयान में इसी अन्याय की बात कर रहे थे। वे काल्पनिक अहिंसा पर प्रहार करते हैं और कहते हैं, हम लोगों को सिर्फ यह बतला देना चाहते हैं कि काल्पनिक अहिंसा का युग अब समाप्त हो चुका है और आज की उठती हुई नई पीढ़ी को उसकी व्यर्थता में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह गया है। हमने काल्पनिक अहिंसा शब्द का प्रयोग किया है, यहां पर उसकी व्याख्या कर देना भी आवश्यक है। आक्रामक उद्देश्य से जब बल का प्रयोग होता है, उसे हिंसा कहते हैं और नैतिक दृष्टिकोण से उसे उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब उसका उपयोग किसी वैध आदर्श के लिए किया जाता है, तो उसका नैतिक औचित्य भी होता है। किसी भी हालत में बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह विचार काल्पनिक और अव्यवहारिक है। इधर देश में जो नया आंदोलन तेजी के साथ उठ रहा है और जिसकी पूर्व सूचना हम दे चुके हैं, वह गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, कमाल पाशा, रिजा खां, वाशिंगटन, गैरीबाल्डी, लाफायत और लेनिन के आदर्शों से ही प्रस्फुटित है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा है। भगत सिंह के बयान के इस हिस्से से पता चलता है कि वे सिर्फ कमाल पाशा, वाशिंगटन या लेनिन से ही नहीं, बल्कि गुरु गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज से भी प्रभावित थे। वैसे भगत सिंह महाराणा प्रताप से भी बहुत प्रभावित थे। उनके भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने एक बार बताया था कि भगत सिंह ने अपने सबसे बड़े भांजे का नाम प्रताप रखा था। असेंबली में फेंके बमों से 5 लोगों को मामूली चोटें आई थी। इसके बारे में भगत सिंह कहते हैं, इस घटना में मामूली चोटें खाने वाले व्यक्तियों अथवा असेंबली में किसी अन्य व्यक्ति के प्रति हमारे दिलों में कोई वैयक्तिक विद्वेष की भावना नहीं थी।
इसके विपरीत हम एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम मानव जीवन को अकथनीय पवित्रता प्रदान करते हैं और किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की बजाय हम मानव जाति की सेवा में हंसते हंसते अपने प्राण विसर्जित कर देंगे। हम साम्राज्यवादी सेना के भाड़े के सैनिकों जैसे नहीं हैं जिनका काम ही नरहत्या होता है। अभी हमने पढ़ा था ये सेंटेंस यहां पर। हम मानव जीवन का आदर करते हैं और बराबर उसकी रक्षा का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद भी हम स्वीकार करते हैं कि हमने जानबूझकर असेंबली भवन में बम फेंके। दोस्तों, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंके पर किसी की जान लेने के लिए नहीं। वे हिंसा के समर्थक नहीं थे, ध्यान रखें, पर काल्पनिक अहिंसा के पैरोकार भी नहीं थे। अपने बयान में वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि बमों में पोटेशियम क्लोरेट और पिक्रिक एसिड जैसे घातक पदार्थ नहीं थे जो उन दिनों बमों में आम बात थी और उन्हें जानबूझकर खाली जगह भी फेंका गया था। भगत सिंह ने एक कालजयी संदेश दिया अपने बयान में। क्या कहा उन्होंने? मुट्ठी भर आदमियों को मारकर किसी आदर्श को समाप्त नहीं किया जा सकता और न ही दो नगण्य व्यक्तियों को कुचलकर राष्ट्र को दबाया जा सकता है। यह भी हमने अभी देखा था। वे क्रांति की परिभाषा समझाते हैं। क्रांति के लिए खूनी लड़ाइयां अनिवार्य नहीं हैं और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा के लिए कोई स्थान है। वह बम और पिस्तौल का संप्रदाय नहीं है। क्रांति से हमारा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन। दोस्तों, किसानों और मजदूरों की दर्दनाक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए भगत सिंह ने अपने बयान में कहा, समाज का प्रमुख अंग होते हुए भी आज मजदूरों को उनके प्राथमिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है और उनकी गाढ़ी कमाई का सारा धन शोषक पूंजीपति हड़प जाते हैं। दूसरों के अन्नदाता किसान आज अपने परिवार सहित दाने दाने के लिए मोहताज हैं। दुनिया भर के बाजारों को कपड़ा मुहैया करने वाला बुनकर अपने तथा अपने बच्चों के तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं पा रहा है। सुंदर महलों का निर्माण करने वाले राजमिस्त्री, लोहार तथा बढ़ई स्वयं गंदे बाड़ों में रहकर ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर जाते हैं। इसके विपरीत समाज के जोंक शोषक पूंजीपति जरा जरा सी बातों के लिए लाखों उड़ा देते हैं। यह भयानक असमानता, जबरदस्ती लादा गया भेदभाव दुनिया को बहुत बड़ी उथल पुथल की ओर लिए जा रहा है। यह स्थिति अधिक समय तक कायम नहीं रह सकती। स्पष्ट है कि आज का धनिक समाज एक भयानक ज्वालामुखी के मुंह पर बैठकर रंगरलियां मना रहा है और शोषकों के मासूम बच्चे तथा करोड़ों शोषित लोग एक भयानक खड्ड की कगार पर चल रहे हैं। दोस्तों, उस समय भगत सिंह की आयु केवल 21 वर्ष थी, लेकिन उनका चिंतन उनकी उम्र से कई गुना विशाल और महान था। वे आगे कहते हैं, जब तक मनुष्य द्वारा मनुष्य तथा राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण, जो साम्राज्यशाही के नाम से विख्यात है, समाप्त नहीं कर दिया जाता, तब तक मानवता को उसके कलेशों से छुटकारा मिलना असंभव है और तब तक युद्धों को समाप्त कर विश्व शांति के युग का प्रादुर्भाव करने की सारी बातें महज ढोंग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भगत सिंह चेतावनी देते हुए कहते हैं, अगर हमारी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया, वर्तमान शासन व्यवस्था उठती हुई जनशक्ति के मार्ग में रोड़े अटकाने से बाज न आई तो क्रांति के इस आदर्श की पूर्ति के लिए एक भयंकर युद्ध का छिड़ना अनिवार्य है। और अपने बयान के आखिरी हिस्से में वे कहते हैं, क्रांति मानव जाति का जन्म सिद्ध अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मजात अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा, हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपनी जवानी नैवेद्य के रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, ये था भगत सिंह का अमर संदेश। उन्होंने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा था, बल्कि अदालत के मंच को सदियों की दास्ता से त्रस्त भारत को मुक्त करवाने के लिए क्रांति का आह्वान किया था। ये थे उस बयान के प्रमुख अंश।
पूरा बयान आप पढ़ना चाहते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा, अभिलेख-पटल.in पर जाकर ओरिजिनल बयान आप स्वयं पढ़ सकते हैं। अन्यथा भगत सिंह के संपूर्ण पत्र और दस्तावेज पुस्तक के रूप में संकलित बाजार में खूब आसानी से उपलब्ध हैं। आपको ये जानकारी, आज की जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।